देखिए, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, पाचन तंत्र पढ़े, आहार नाल के बारे में पढ़े, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े और हृदय के बारे में पढ़े, रक्त के बारे में पढ़े। तो फिर एक हमारे बायोलॉजी के चैप्टर में एक और चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है उत्सर्जन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए उत्सर्जन क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर में फालतू पदार्थ बनते हैं, फालतू बोले तो जिनका कोई उपयोग नहीं है। देखिए, जितना भी हम लोग भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब जितनी भी उपापचय क्रियाएं करते हैं, तो कुछ फालतू पदार्थ या खराब पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और उन्हीं पदार्थ को निकालने की जो क्रिया होती है, शरीर से बाहर कर देने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मान लीजिए इस क्लास में कोई खूब हल्ला कर रहा है, ठीक, अब जो हल्ला कर रहा था हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। तो जो हल्ला कर रहा था मतलब स्टूडेंट, वो हो गया उत्सर्जी पदार्थ और हमने निकाला तो हम क्या हो गए, उत्सर्जी अंग हो गए। और जो निकालने की क्रिया हुई वो क्या हो गई, उत्सर्जन हो गई। हुआ कि नहीं? तो उत्सर्जन में तीन चीज, पहले उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन अंग और उत्सर्जन की क्रिया। तो देखिए, हमारे शरीर में 5 प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक, जिसमें से सबसे प्रमुख होता है किडनी। किडनी सबसे प्रमुख होता है। और देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा उत्सर्जी वाला पदार्थ बनता है वो क्या है, CO2 है। ये सबसे हानिकारक होता है, ये सबसे ज्यादा बनता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो CO2 है, ठीक। और उसके बाद सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो किडनी। देखिए, किडनी को 3 नाम से पुकारा जाता है, किडनी, वृक्क या गुर्दा, गुर्दा भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे परिभाषा में हमने लिखा है कि अपशिष्ट पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिस अंग से निकाला गया उस अंग को क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। देखिए, 5 प्रमुख अंग है। देखिए, त्वचा, त्वचा से क्या क्या निकलता है, पसीना निकलता है, सीवम निकलता है, नमक निकलता है। देखिए, पसीना क्या है, सबको पता है कि जब शरीर से ज्यादा काम वाम कर देते हैं या धूप में रहते हैं तो पसीना निकलता है, ठीक। अब देखिए, सीवम क्या है, तो क्या होता है ना, कभी कभी आप सोए होते हैं या गर्मी के दिनों में आपके नाक के ऊपर चिपचिपा द्रव लगा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीवम। और ये नमक की मात्रा को भी निकालता है कौन, स्किन। अगर नहीं विश्वास हो तो स्किन को चाट के देख लीजिएगा, नमक निकलता है। और उससे भी ज्यादा विश्वास नहीं हो तो जब गर्मी के दिनों में हम काले कपड़े पहनते हैं और पसीना हमारा जब सूख जाता है तो व्हाइट हो जाता है, मतलब उसमें नमक आ जाता है। तो हमारी जो स्किन है ये 3 चीजों को निकालती है, एक पसीना को, फिर उसके बाद सीवम को, उसके बाद नमक को निकालती है। देखिए, फेफड़ा, फेफड़ा के बारे में हमने पढ़ा दिया है, लंग्स के बारे में पढ़ा दिया है। देखिए, फेफड़ा क्या होता है कि CO2 को निकालने का काम करता है। कैसे, श्वसन की क्रिया से। बताए थे ना कि CO2 को निकालने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है, लंग्स करता है और ये वाष्प को भी निकलता है। देखिए, बलगम क्या है, खंखार, अपनी भाषा में बोले तो खंखार। तो जब हम लोग खंखार कर ये खंखारते हैं ना, तो जो चिपचिपा द्रव हमारे मुख से निकलता है वो, उसी को हम लोग बलगम कहते हैं। देखिएगा, अभी सर्दी का दिन आ गया, ठंडी के दिन में अब बूढ़े बूढ़े लोग क्या करेंगे, बोर्सी लेके आगे ताकेंगे, तापेंगे, इधर ताप रहे हैं और इधर बलगम फेंक रहे हैं, एकदम खंखार के फेंक रहे हैं और एकदम मुंह भर जाता है उसमें। अब देखिए, उसके बाद है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन। ये जो होता है बड़ी आंत, आप लोगों को बताए थे कि बड़ी आंत के बगल में ही क्या होता है, अपेंडिक्स, उसके जस्ट नीचे होता है बड़ी आंत, यकृत, और बड़ी आंत के पास में ही होता है अपेंडिक्स। और ये बड़ी आंत के और छोटी आंत के मिलान को हम लोग सीकम कहते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था, ये पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, बड़ी आंत क्या करता है, मल, मल बोले तो लेटरिन निकालने का काम करता है, मतलब लेटरिन को साफ करने का काम करता है। अपचे हुए भोजन को ला जाकर कहाँ रखता है, रेक्टम में। और लेटरिन का रंग पीला किससे होता है, बेलुरुबिन के कारण। किसके कारण होता है, बेलुरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। और देखिए, यकृत, यकृत बोले तो लीवर। और देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना कि शराब पीने से क्या खराब होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं किडनी खराब होता है। किडनी नहीं खराब होता है, आपका लीवर खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है लीवर, कि लीवर आपका किडनी से ऊपर रहता है, तो पहले पिएंगे तो पहले लीवर में ना आएगा, तब तो किडनी में जाएगा। ऐसा नहीं है कि किडनी खराब नहीं होता है, किडनी भी खराब होता है, लेकिन पहले लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर खराब हो जाएगा तो आपका अमोनिया का पाचन होगा ही नहीं। और हम लोग जानते हैं कि अमोनिया क्या होता है, यूरिया से अधिक खतरनाक पदार्थ होता है, जो ज्वलनशील होता है, ठीक, विषैला होता है। तो ये अमोनिया और यूरिया में अंतर भी पूछ सकता है। तो अमोनिया का NH3 से हम इसको सूचित करते हैं, अमोनिया को। अमोनिया क्या होता है, यूरिया से अधिक विषैला होता है और कम क्रियाशील होता है।
क्रियाशील कम होता है लेकिन विषैला अधिक होता है, और ये क्रियाशील अधिक होता है लेकिन विषैला कम होता है। इसलिए हमारे पेशाब से जो निकलता है वो यूरिया निकलता है, ना कि अमोनिया निकलता है। देखिएगा सड़क के किनारे या सरकारी जो घर उर बनता है या स्कूल वगैरह या फिर कोई भी रेल के बगल में बहुत लोग पेशाब कर देता है, ऐसे इतना बस आता है। क्यों बस आता है? क्योंकि हमारे शरीर से यूरिया निकला, ठीक। अब वो यूरिया जो निकला ना 5-6 घंटे बाद अमोनिया का रूप ले लेता है, और अमोनिया जो होता है वो विषैला होता है, खतरनाक महकता है। और ये अमोनिया इतना खतरनाक होता है कभी कभी उस ईंट के बने दीवार को भी ढा सकता है। देखिएगा जिस ईंट की दीवार पे अधिकतर पेशाब वगैरह होता है वो कुछ दिन बाद खदड़ के गिर जाता है। क्यों? अमोनिया के कारण। और देखिए उसके बाद है कि वृक्क का काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है पेशाब का उत्सर्जन करना। आपके शरीर में जितने भी द्रव मतलब पानी आप पी रहे हैं और उसमें मतलब जो पेशाब बनता है उसका उत्सर्जन काम कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करता है। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है वृक्क। और वृक्क के बारे में अभी हम नेक्स्ट टाइम अभी ही पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। देखिए अब हम ये आ गए अपने वृक्क की संरचना पे। देखिए वृक्क क्या है? वृक्क जो है किडनी है, ये कहाँ रहता है? पश्चिम भाग में रहता है, शरीर के पश्चिम भाग में। यहाँ ये वाला भाग जो है ना, ये वाला कमर के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग, यहाँ पे दोनों साइड में 2 वृक्क रहता है। देखिएगा कोई कोई व्यक्ति ना पैदा होता है 1 वृक्क से, तो अगर आपका 1 वृक्क नहीं है ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों डैमेज हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत है, जिएगा ही नहीं आदमी। तो कोई कोई पैदाइशी 1 किडनी से पैदा होता है, और कोई कोई होता है कि अगर बड़े हो गए और 1 किडनी खराब हो गया तो 1 किडनी के सहारे जिंदा रह सकते हैं, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए किडनी जो होता है ना एक कवर में रहता है, मतलब एक छोटे से वृक्क के ऊपर काढ़ा हुआ रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। और उसके बाद ये वाला जो भाग है जो सेम के बीच के आकार का है उसे हम कहते हैं वृक्क यानी किडनी। और इसमें जो 2 मूत्र वाहिनियां निकली रहती हैं, ये ऊपर में थोड़ी चौड़ी होती हैं और नीचे आती हैं तो पतली हो जाती हैं। ये 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं और आके एक कुंभक में मतलब एक बॉक्स टाइप के में रह जाती हैं, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। और इसे समय समय से मूत्र मार्ग द्वारा निकाल दिया जाता है। और देखिए किडनी के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए इसकी लंबाई जो होती है ना 10 cm होती है। कितनी होती है? 10 cm। चौड़ाई होती है 5 से 6 cm और इसकी मोटाई होती है 2 से 4 cm। अब देखिए बात करते हैं इसके वजन की। तो वजन जो होता है वो होता है 140 ग्राम। अब कुछ लोग मोटा होता है, कुछ लोग बहुत मोटा होता है, तो उसका जो किडनी होगा ना थोड़ा इससे ज्यादा वजनदार होगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है, अर्थात 1 जोड़ी होती है। तो अगर 1 खराब हो गया तो 1 पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद है आकार। तो आकार क्या होता है? सेम की बीज की तरह होता है। और रंग क्या है? भूरा लाल होता है। इसका कार्य क्या है? पेशाब का उत्सर्जन करना। अब देखिए इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। देखिए न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का मतलब देखिए इकाई का मतलब क्या होता है? मकान बना है, देखिए इसमें गिट्टी बालू सीमेंट सब लगा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है? ईंट का। तो ऐसे ही ये वृक्क को बनाने में बहुत सारे चीज लगे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो किसका है? नेफ्रॉन का। देखिए प्रत्येक वृक्क में मतलब दोनों वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 8 से 10 लाख। कितने होते हैं? 8 से 10 लाख। मतलब पूरा इनकी संख्या कितनी होती है? 10 लाख तक होती है। अभी इनको देखिए, इनको कैसे देख सकते हैं? ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो इसे देखने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो उसको जब हम देखेंगे ना तो कुछ छन्नी की तरह वो दिखेगा। जो नेफ्रॉन है ना कुछ छाने की तरह दिखेगा, और वो क्या करता है मतलब उत्सर्जित पदार्थों को छानने का काम करता है। तो अभी हम लोग वृक्क के बारे में इतना ही कुछ जानेंगे। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, नेफ्रॉन कैसे काम करता है उसके बारे में। अब पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन का देखिए ये कैसा है, थोड़ा ये खूब हम लोग देखें ना तेल जिसमें छाना जाता है, तेल को जिसमें छाना जाता है, या फिर पेट्रोल वगैरह दुकान पे जो लोग बांटता है वैसा लग रहा है ना। तो ये सिर्फ चाय छानी की तरह काम करता है। जैसे हम लोग चाय बनाए तो चाय पत्ती को छानने के लिए चाय छानी चाहिए ना, तो वैसे ही हमारे रक्त में हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको छांटने का काम कौन करता है? ये नेफ्रॉन का एक हिस्सा करता है, जिसे हम कहते हैं
ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसको फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। देखिए ये फिल्टर करने का काम करता है, रक्त को छानने का। लेकिन ये इतना बोका होता है ना कि क्या करता है, रक्त को तो छान देता है लेकिन उसके साथ अन्य पदार्थ यूरिया वगैरह को भी साथ में जाने देता है इस नली में, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये यही काम यहीं पे कर लिया होता तो इसको फिर ब्रोमेन कैप्सूल को या स्पूट को फिर से छानने का काम नहीं करना पड़ता। तो ऐसे देखिए हमारा जो मूत्र बनता है वो कितने चरणों को पार करता है, 3 चरणों को पार करता है। ब्रिक मतलब क्या है, ये किडनी का जो होता है नेफ्रॉन, ये 3 गो चरण में काम को पूरा करता है, तब जाके पेशाब का निर्माण होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, और दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्शोषण या ब्रोमेन कैप्सूल, और उसके बाद होता है ट्यूबुलर एस्ट्रमन, मतलब ये पाइप से होके, मतलब पाइप जैसा होके जाके अब फिर वहां पे अधिवाहिनी जो वो था ना अधिब्रिक, उसमें जाके चला जाएगा पेशाब, उसी में जाके, और उस रास्ते मूत्रवाहिनी के रास्ते आकर मूत्राशय में रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करता है कि ये जो होता है ना, ये थोड़ा झिल्ली टाइप का, बहुत यहाँ पे ये इसका छेछनी टाइप का, चलनी टाइप का ये रहता है, बना रहता है। ये छानने का क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। जब रक्त पूर्ण रूप से नहीं छाना पाता है तो वो जाता है कहाँ, ब्रोमेन कैप्सूल, या इसको हम कहेंगे स्पूट में। क्या होता है, स्पूट कहते हैं, इसमें जाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, डायलिसिस विधि द्वारा रक्त का पुनर्शोषण करेगा। डायलिसिस विधि बोले तो देखिए जब किसी का किडनी खराब हो जाता है ना, किडनी का मतलब एक हिस्सा खराब हो जाता है तो डायलिसिस मशीन लगाया जाता है, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि उसे मनुष्य ने बनाया है, कृत्रिम रूप से बनाया है। तो ये पूछता है कि डायलिसिस मशीन क्या है, तो जब हमारी किडनी खराब हो जाती है या पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती है तो कृत्रिम रूप से एक मशीन को लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं, या ये हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब देखिए नेफ्रोलॉजी बोला जाता है किसको, नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। ठीक, अब उसके बाद है ये देखिए, अब यहाँ से पाइप की तरह जा रहा था, हम इसको ट्यूब बोल सकते हैं, ट्यूबुलर एस्ट्रमन हो रहा है। यहाँ से रक्त आया, अब इसमें पेशाब वगैरह यूरिया वगैरह को छानते छानते यहाँ गया, और यहाँ जाके वो ब्रिक में चला जाएगा, और ब्रिक में मूत्रवाहिनी के द्वारा फिर वो मूत्राशय में आके बैठ जाएगा, और समय समय पर उसे निकालेगा। अब देखिए अब इस तरीके से हमारा पेशाब बन गया। अब पेशाब में क्या क्या होता है, तो पूर्ण रूप से अधिकांशतः इसमें क्या होता है, 96% जल होता है। क्या होता है, 96% जल होता है। यूरिया जो होता है 2% होता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा दवाई वगैरह खाने से या पानी कम पीने से पेशाब बहुत पीला निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि देखिए दवाइयों में भी यूरिया का मात्रा होता है, और जितना ब्रिक को पचाना रहता है यूरिया उतना ही पचाता है, बाकी सब आपका पेशाब के रास्ते भेज देता है। तो अभी हम बताएं कि लेट्रिन का रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है, लेकिन पेशाब का रंग किसके कारण काला पीला होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम कहाँ पाया जाता है, यूरिक अम्ल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूरिक अम्ल में। अब देखिए इसका पीएच मान क्या होता है, 4.8 होता है। मतलब क्या होता है, अम्लीय होता है। आप लोग को पता है कि जब 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीय। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के 100 ml खून में 30 mg यूरिया होता है। 100 ml खून में कितना mg यूरिया होता है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो किडनी। सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो CO2। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बनावट और क्रिया विधि कैसे होती है, तो नेफ्रॉन की बनावट ऐसे बना देना है, और क्रिया विधि 3 चरणों में पूर्ण होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्शोषण और ट्यूबुलर एस्ट्रमन। 3 क्रिया में जाके पूर्ण होकर हमारा पेशाब का निर्माण होता है। जब पेशाब बन जाता है तो उसमें इतने सारे पदार्थ बने होते हैं। अब ये हो गया तो मनुष्य में उत्सर्जन और मनुष्य का उत्सर्जी अंग। लेकिन पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या पदार्थ होता है पादपों में। ठीक, देखिए अभी हम बोले कि पादपों में भी उत्सर्जन होता है, तो किन किन पदार्थों का उत्सर्जन होता है। देखिए लाशा, अपनी भाषा में बोलते हैं लाशा। कोनो पेड़ को ना तनी सा काट दीजिए या नोच दीजिए वहां पे, तो देखिएगा आधा 1 घंटा बाद क्या होगा, उसमें एगो चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, जिसको अपने भाषा में लाशा बोलते हैं लोग, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गोंद। तो आम का पेड़ देखिएगा, आम का पेड़ तनी सा नोच दीजिए,
तब देखिए उसके दो तीन घंटा बाद देखिए उसमें पूरा लाशा जम जाता है, तो वो क्या हो गया, उसका उत्सर्जित पदार्थ हो जाता है। और इसमें उत्सर्जन पत्तियों द्वारा भी होता है, पत्ती भी जब सूख जाती है तो क्या हो जाती है, गिर जाती है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी होता है, मतलब जब पानी निकलने लगता है। देखिएगा आप लोग पौधों को जब रात में पॉलीथीन बांध के सोइएगा ना, और सुबह में जाके पॉलीथीन खोलिएगा तो उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि वो सबका उत्सर्जित पदार्थ रहता है। और उसके बाद क्या है, रेनिन है, तो रेनिन निकलता है चीड़ के पौधे से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, तो चीड़ का। किसका, चीड़ का। उसके बाद है लैटेक्स। लैटेक्स बोले तो दूध, अपनी भाषा में दूध। हम लोग वो उजला उजला देखे हैं लोग, बरगद का पेड़ अगर काट दीजिएगा तो दूध निकलता है, पपीता के पौधा में निकलता है। कनेर का पौधा बोले तो कनेल के फूल, कनेल का फूल हम लोग देखे हैं, उसमें क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। उसको तोड़िएगा या फिर उसके फल को तोड़िएगा तो उसमें लेटेक्स निकलेगा। अब देखिए पक्षी जो होते हैं ना, ये अमोनिया का ही उत्सर्जन कर देते हैं, यूरिया का नहीं, अमोनिया का ही उत्सर्जन कर देते हैं। और मानव क्या करता है, मानव में भी अमोनिया होता है, लेकिन वो उत्सर्जन किसका करता है, यूरिया का। क्योंकि अगर हमारे शरीर से अमोनिया निकलना शुरू हो गया तो जो हमारा मूत्राशय है या मूत्र मार्ग है वो बहुत ज़्यादा जलने लगेगा और उसमें बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो देखिएगा किडनी में इसी सब के चलते क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है, बहुत सारा रोग भी हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, बढ़िया से काम नहीं कर पाता है। तो इस सब से बच के रहना है। और इस सब को बचने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को संतुलित आहार चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। ठीक, बस यही था वृक्क के बारे में। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे फिर पादप में कैसे हार्मोन बनते हैं। ठीक।